आप सबका टीच इन्फो में बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, तो रिसोर्स क्या होता है और डेवलपमेंट और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये जो हमने पीडीएफ क्रिएट किया गया है, तो इसके अंदर बेसिकली दोनों लैंग्वेज में कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश में। तो इस चीज़ को सोच के वीडियो स्किप मत कीजिएगा कि जस्ट इंग्लिश में ही है या इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। लिखा सब इंग्लिश में है, बताया जाएगा हिंदी में। मोस्टली थिंग्स देखो जाए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका ये पीडीएफ क्रिएटेड है। तो सारी चीज़ें आपको बोथ लैंग्वेज में मिलेंगी। तो आप किसी भी लैंग्वेज से पढ़ने वाले छात्र हो, आप आराम से इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने 10th क्लास का जो स्टडी है, जो आपकी लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है, इसका फुल फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसका फर्स्ट टॉपिक ही है हमारा और 1 नंबर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, मैं इसको वर्बली भी बता देता हूँ। रिसोर्स क्या होते हैं? जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। बट इसके भी कुछ कंडीशन है। रिसोर्सेज उनको मेनली कहते हैं जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो और इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है ना, अगर ये तीनों मायनों पर कोई रिसोर्स खरा उतरता है तो उसको हम बेसिकली सही मायनों में हम रिसोर्स कहते हैं। ओके, अगर हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, देखो रिसोर्स बहुत सारे हैं। जो आपके घर के आसपास जो भी सामान दिख रहा है, जो भी चीज़ है, बेसिकली वो रिसोर्स का काम करती है, कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड करने का काम करता है। तो इतने सारे रिसोर्सेज को हमें ईजी वे में पता लगाना है, तो उसका हमें क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। ओरिजिन के बेसिस पे क्या है? बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर लाइफ होती है। बायोटिक इन द सेंस जैसे आपका फ्लोरा हो गया, फ्योना हो गया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गए, जो जिसके अंदर लाइफ होती है वो हमारे बायोटिक रिसोर्स जाते हैं। अबायोटिक जिसके अंदर लाइफ नहीं होती, ठीक है ना, वो हमारे अबायोटिक हो जाते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हो जाते हैं, जैसे हमारा रॉक्स एंड मेटल्स हो गए। ठीक है ना, ये भी एक तरीके के रिसोर्स में ही काउंट होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करने का काम करते हैं। सेकंड वन की बात करें तो आपका आ जाएगा बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी में क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जिसको हम दोबारा क्रिएट करते हैं बाय फिजिकली एंड केमिकली प्रोसेस। ठीक है ना, फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली प्रोसेस के थ्रू हम जिसको दोबारा बना सकते हैं उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे सोलर एंड विंड हो गया, आपको पता है कि जैसे सोलर एनर्जी होती है, इसका हम बार बार यूज़ में ला सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम बेसिकली दोबारा नहीं बना सकते, रिसाइकल प्रोसेस जिसको नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे मेटल्स हो गए, उन सब में कर सकते हैं। बट जो आपके पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। बेसिकली हम इसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, ये मिलियंस ईयर लेते हैं दोबारा क्रिएट होने में। ये अपने आप ही बाय नेचुरली होते हैं फॉसिल फ्यूल के थ्रू। ठीक है ना, सॉरी, फॉसिल फ्यूल फॉसिल्स के थ्रू बहुत सालों में अपने आप क्रिएट होते हैं। ओके, इसमें होते हैं बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी के अंदर हैं आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। थर्ड पे देखते हैं बेसिस ऑफ ऑनरशिप। बेसिस ऑफ ऑनरशिप समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये सारे रिसोर्सेज के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है। तो बेसिस ऑफ ऑनरशिप एक कुछ नई चीज़ जुड़ी है, तो उसको थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी है। एक आ जाता है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिस पर आपका खुद का हक होता है, जिसका आपका पर्सनली होता है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। इसके अंदर आपका कोई भी, आपका घर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। दूसरी बात करते हैं तो आ जाता है आपका कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है? जिस पे कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल का हक होता है या उनका उसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो पार्क होता है, जो आपका पार्क हो गया, इसका बेसिकली क्या है? जो आपके कम्युनिटी के ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक आता है नेचुरल रिसोर्स।
जिसमें जो नेशनल होता है, मतलब कि जैसे इंडिया कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं उसके जितने भी रिसोर्सेज है उसके ऊपर इंडिया का पूरा हक है, वो उसको अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकता है। अगर यहाँ पे पढ़े तो ऑल द रिसोर्सेज विद इन द, तो हम बात कर रहे थे नेशनल रिसोर्सेज का। नेशनल रिसोर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिस पर किसी एक नेशन का हक नहीं होता। लाइक जैसे आपके ओशंस हो गए, जो महासागर होते हैं, इन पर किसी एक कंट्री का हक नहीं होता, ये वर्ल्ड वाइड फैले होते हैं, तो ये पूरा एक इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। हाँ, बेसिकली जो भी एक आपका कंट्री है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का जो साउथ का पार्ट है, साउदर्न पार्ट है ये, तो यहाँ पर जितना भी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया से 20 किलोमीटर तक का जो भी बाउंड्री होगा, मतलब कि जो ओशंस की जो भी बाउंड्री होगी, इस पे इंडिया का खुद का हक होगा। इंडिया चाहे तो इसको 200 माइल जो होता है, मील जिसको कहते हैं हिंदी में, इसके यहाँ तक इसका यूज़ कर सकती है। बाकी का जितना भी ओशन बचेगा, आपका जितना भी ओशन बचेगा, इस पर पूरे आपका नेशन का, पूरे वर्ल्ड का इक्वली हक होगा। इस पे कोई अपना इंडिविजुअल हक नहीं जता सकता। बस ये होता है कि इसको आपको सावधानीपूर्वक और सही ढंग से यूज़ करना होता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमारे 4 टाइप आ जाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स, फर्स्ट वन इज़ पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, एक मिनट, ये आपका आ गया। ठीक है, नॉइज़ आपका आ गया पोटेंशियल रिसोर्स, फिर आ जाएगा डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड यहाँ पे रिजर्व रिसोर्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो बेसिकली एक स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, बट इनका अभी तक हमने यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो आपका गुजरात का एरिया है, गुजरात या राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर विंड होता है, सोलर एनर्जी का हम पूरा भरपूर यूज़ कर सकते हैं, बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से हम इसको भरपूर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, या नहीं कर पाए हैं बेसिकली, ये समझो। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पोटेंशियल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिसका अभी तक हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया है। बहुत इजी मतलब कि बहुत माइनर डिफरेंस है सब में, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड वन देखते हैं, तो सेकंड क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिसकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही पता है और इसका हम फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही पता है। ठीक है ना, जिसका हम फिलहाल प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपका डेवलप्ड रिसोर्स। अगर इसके अंदर बात करूँ तो जो आपका CNG हो गया, ठीक है, आपका पेट्रोल हो गया, तो ये सारे क्या आ जाएंगे? आपके डेवलप्ड रिसोर्स में आ जाते हैं। ओके, अब थर्ड की बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक में क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज काउंट होते हैं, स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बेसिकली हमें पता तो है कि ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड कर देंगे, बट स्टिल लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हमारे पास नहीं है, हम एक्सेस नहीं कर सकते इजीली। इस वजह से बेसिकली क्या है, एक स्टॉक में हम इसको यूज़ नहीं कर पाए हैं। जैसे मैं बात करूँ तो H2O, ये वाटर का फॉर्मूला होता है, या वाटर जिसको हम कहते हैं। तो वाटर में देखा जाए तो हम हाइड्रोजन को अगर हम अलग करके यूज़ करें तो हम बेसिकली इसका हम बेटर यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम H2O मतलब कि हाइड्रोजन को अलग करते हैं और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। ओके, अगर बात करें यूरेनियम भी इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन आजकल वो बहुत यूज़ हो रहा है। ओके, अगर हम आगे बात करें, आगे हमारा आ जाता है तुम्हारा रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स ऐसे होते हैं जिन रिसोर्स के बारे में हमें पता है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्ट टेक्नोलॉजी नोन हाउ बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। ठीक है, जिसका हमें पता है कि हाँ भाई इसका यूज़ कैसे करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, बट इसका भी हम यूज़ नहीं करें, इसको हम अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी सी बचा के रख रहे हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं रिजर्व रिसोर्सेस। ओके, हमारे यहाँ पे 4 रिसोर्सेज की बात की थी। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। ओके, बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक वो होते हैं जिसके अंदर जान होता है, अबायोटिक जिसके अंदर जान नहीं होता। इसके अंदर हमने फ्लोरा फ्यूना दिखा था और इसके अंदर रॉक एंड मेटल्स देखा था। बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर रिन्यूएबल और रिन्यूएबल जिसको हम
दोबारा बना सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको हम बना नहीं सकते, ठीक है ना, बना नहीं सकते इन द सेंस इसको बनने में अपने आप लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका फॉसिल फ्यूल जो भी पेट्रोल डीजल सीएनजी आ जाता है। बेसिस ऑफ ओनरशिप इसके अंदर हमने 4 देखा था, आपका आ जाता है इंडिविजुअल रिसोर्स, फिर कम्युनिटी रिसोर्स, फिर आ जाता है आपका नेशनल रिसोर्स, फिर इंटरनेशनल रिसोर्स। इनके नाम से ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है, तो मुझे नहीं लगता इनको बताने की जरूरत है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इसके अंदर बात करें तो आपका आ जाता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया, प्रॉपर यूज़ नहीं किया है। आपका आ जाता है डेवलप्ड रिसोर्स, जिसको डेवलप हो चुके हैं, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पता है, लेकिन अभी तक इसको हम यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड आ जाता है स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज जिसका हमें पता है कि हाँ ये हमें हेल्प कर सकता है, बट हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम यूज़ कर सके। फोर्थ आ जाता है आपका रिजर्व रिसोर्सेज, हमें पता है कि हाँ ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, बट हम इसको अपने फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं, इन द सेंस इसका हम प्रॉपर अभी हम इसका यूज़ नहीं करें, ओके। तो ये थे हमारे रिसोर्स के क्लासिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं क्या डिटेल दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर मैं बात करूँ तो 6th क्लास से कहीं ना कहीं आप पढ़ते हुए आ रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, नहीं पता चलो मैं बता देता हूँ। इसको वर्बली बताऊँ तो ऐसे डेवलपमेंट जो अभी का काम भी कंप्लीट कर दें और फ्यूचर के लिए, मतलब कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रह जाए, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ओके। ये होता है। अगर इसी की बात करें तो इसी के तौर पर हमारा 1992 के अंदर एक सम्मेलन किया गया था, मतलब कि एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना, जिसको रियो डी जेनेरियो बोलते हैं। ये बेसिकली ब्राज़ील में हुआ था। अच्छा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड हमेशा ही क्वेश्चन आता है और आएगा, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इशू है, तो इस वजह से इसको समझना और इनको जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। इसी के संदर्भ में, मतलब इसी के कॉन्टेक्स्ट में 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो, जो मैं बार बार इन्फेसिस कर रहा हूँ, ब्राज़ील 1992, ये ज़रूर 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो उसको नोट भी कर लीजिए, ओके। बाकी ये मैं जो अब पीडीएफ दे रहा हूँ, जो पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ओके। तो इसके अंदर क्या है, 1992 में हुआ था, ये ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो। ये बेसिकली जगह का नाम है रियो डी जेनेरियो। यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर फॉरेस्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट एजेंडा 21 को दिया गया था। एजेंडा 21 बेसिकली क्या है, तुम्हारा एक तुम्हें ये बताता है, गाइडलाइंस है बेसिकली। एजेंडा 21 क्या है, एक गाइडलाइंस है कि हमें कैसे आगे का यूज़ करना है, कैसे आगे इन्वायरमेंट को सेव करना है और अपना इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी करना है। ये एजेंडा 21 आता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, मतलब इन द सेंस क्वेश्चन पूछा जाता है एजेंडा 21 क्या है और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक थे। इसके रिगार्डिंग में मैं 2-4 क्वेश्चन हमेशा ही लेके आऊँगा, और जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी पूछा करूँगा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एजेंडा 21 जैसा क्वेश्चन है, इसको मैं वहाँ पर डिस्क्राइब कर दूँगा, डोंट वरी। बस अभी आप यहाँ पर समझोगे क्या होता है। एजेंडा 21 क्या है, एक गाइडलाइन है, ओके। आगे चलते हैं। इट इज़ अ एजेंडा ऑफ कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, पॉवर्टी, डिजास्टर, डिजीज थ्रू ग्लोबल और कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है ना, म्यूचुअल नीड्स एंड द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, क्योंकि इन्वायरमेंट को कोई एक कंट्री अकेले सही नहीं कर सकती। इन्वायरमेंट साझी संपत्ति है, इन द सेंस कि क्या है, साझी संपत्ति है, इस पे सबका हक है और इसको सुधारने का भी काम सबका ही है। कोई एक कंट्री इसके ऊपर वर्क करेगी तो प्रॉपरली इसको ठीक नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस वजह से इसको वर्ल्ड वाइड, मतलब 100 हेड्स, मतलब हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब कि 100 कंट्री के जो भी प्रमुख होते हैं, जो पीएम होते हैं या जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो आए थे और यहाँ पे इन्होंने ग्लोबली सबमिट किया था, मतलब कन्वेंशन हुआ था। इसके बारे में हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और पक्का किया। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज़ इनफ फॉर दी एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। मतलब कि ग्रीड मतलब होता है लालच, मतलब कि किसी के भी लालच के लिए कोई भी चीज़ पर्याप्त नहीं है, बट नीड के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। ये बहुत ही अच्छी बात बोली है यहाँ पे गांधी जी ने। फॉर द रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्स अगर हम चाहें तो लिमिटेड वे में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम उसको ग्रीड की तरह यूज़ करें, मतलब कि अपनी लालच के लिए यूज़ करें, तो वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पे इंडिया वेस्टलैंड देखते हैं, 2000 का रिकॉर्ड है यहाँ पर। इंडिया वेस्टलैंड की बात करें तो विंड एरोडेड एरिया क्या है, 10% है। विंड एरोडेड एरिया मीन्स जो विंड की वजह से ही थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। सैलिन एल्कलाइन
लैंड हो जाएगा जो थोड़ी सी मतलब कि एसिडिक होता है, जिस पे हम सही ढंग से खेती नहीं कर सकते। एसिडिक लैंड होता है ये आपका लैंड होता है। वाटर इरोडेड एरिया, जो वाटर की वजह से इरोडेड हो जाता है। इरोडेड मतलब होता है कि जैसे एक भूमि है, भूमि के ऊपर जितना भी सॉइल है या ऐसी चीज़ें हैं जो फर्टाइल होती हैं, वो बेसिकली पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं या हट जाती हैं। उसी को हम इरोडेड कहते हैं, हटना बोलते हैं, ऊपरी परत का हट जाना जब उसको बोलते हैं हम, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो फिगर ये किसका दे रखा है कि हमारे इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, कि मतलब कि हमारा पूरा इंडिया जो है ज्योग्राफिकली, तो उसको कितने क्या क्या चीज़ें हैं। प्लेन्स कितना है, प्लेन्स का अगर हम बात करें तो 30% हमारा प्लेन है। अगर प्लेट्यूज़ की बात करें 27% और माउंटेन्स की बात करें तो 43%। ये डाटा याद करना बहुत ज़रूरी है। 30% क्या है, प्लेन्स है। बेसिकली जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं यहीं पे होती हैं, ठीक है। माउंटेन्स 43% और 27% हमारे प्लेट्यूज, और जितने भी आपके खनिज होते हैं और खनिज लवण हो गए, आपके जितने भी आयरन सोर्स हो गए, सारे तुम्हारे माउंटेन्स एंड प्लेट्यू में से ही मिलते हैं। आगे चलते हैं, आगे बोले तो लैंड यूज़, मतलब कि हम लैंड का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, बेसिक यूज़ जो बात की गई है फॉरेस्ट के लिए यूज़ होता है। बैरन अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब कि ऐसे लैंड, बैरन मतलब बंजर, अनकल्चरेबल मतलब कि जिसका हम बेसिकली खेती में यूज़ नहीं ला सकते, वो वेस्ट लैंड होते हैं, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, ठीक है ना, जिसको हमने नॉन एग्रीकल्चर में ले रखा है, जिसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे एग्रीकल्चर के लिए। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब कि जिसको हम एग्रीकल्चर मतलब जिसके जहाँ पर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। नेट सोन एरिया मतलब जहाँ पे हमने सिंचाई कर रखी है या इरिगेशन कर रखा है, ठीक है। तो ये सारे हो गए हम लैंड का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि लैंड का अनफर्टाइल होना या लैंड का उपयोग में ना आ पाने की क्या क्या कारण है। देखो माइनिंग में क्या होता है कि हम गड्ढा खोद के नीचे की चीज़ अंदर की चीज़ बाहर निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम नीचे डीप इनसाइड में गड्ढा खोदते हैं तो बेसिकली ना उसके आप किसी भी यूज़ में आप नहीं ला सकते, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग कैसे यूज़ होता है कि जैसे हम एक हमें ग्रेजिंग करना ज़रूरी भी है और ज़्यादा ग्रेजिंग होना ये भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। अगर हम जितनी ग्रेजिंग हो रही है उतने मायने में उतना लैंड हम छोड़ के दूसरी जगह ग्रेजिंग कराएंगे तो ये बैलेंस बना रहेगा। लेकिन ओवर ग्रेजिंग होने के बाद वो बैरन हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है। इन द सेंस ये कह सकते हैं कि ऊपर की घास हट जाती है तो पूरे जो मिट्टी होती है बेसिकली इतना फर्टाइल नहीं रह जाती। एट द एंड हमारे लैंड डिग्रेडेशन का वो कारण बन जाती है, ठीक है ना। ओवर इरिगेशन भी हमारे लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। क्यों, जब हम एक सींचते हैं, पानी इरिगेशन करते हैं तो पानी बहुत टाइम तक वहीं पे ठहर जाता है, जिससे थोड़ी दलदली हो जाती है मिट्टी, और वो भी कहीं ना कहीं हमारे लैंड को ख़राब करते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यू नो दैट वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, तो ये भी हमारे लैंड को ख़राब करने के लिए या लैंड डिग्रेडेशन में बहुत वो होते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन का ये एक कारण होता है। डिफॉरेस्टेशन जब हम पेड़ को काट देते हैं तो बेसिकली देखा जाए तो पेड़ों की वजह से ही जो मिट्टियाँ होती हैं वो उस जगह पे रुकी हुई होती हैं। जब हम पेड़ को काट देते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि वहाँ की जो मिट्टी होती है या लैंड होती है वो इतनी ज़्यादा काम की नहीं रह जाती, या उसकी ऊपर की जो फर्टाइल चीज़ें होती हैं वो हट जाती हैं। इस वजह से हम लैंड को प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो जरा अगर हम बात करें कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कंजर्वेशन, कि लैंड को ख़राब होने के क्या क्या कारण है और लैंड को बचाने के क्या कारण है। जो ख़राब होने के कारण है मोस्टली वही बचाने के भी कारण है। देखो यहाँ पे अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग था, यहाँ पे ग्रेजिंग, ठीक है ना। कंट्रोल, यहाँ पे माइनिंग था, यहाँ पे कंट्रोल ऑन माइनिंग, यहाँ पे ओवर इरिगेशन था, ठीक है ना। प्रॉपर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्टेज तुम्हारा यहाँ आ गया। यहाँ पे आ गया आपका शेल्टर बेल्ट्स। अच्छा यहाँ ये समझना ज़रूरी है, शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं। जब हम पेड़ों को एक लाइन वाइज लगाते हैं तो इसको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने हाईवेज पे देखा होगा। ओके, आगे बात करेंगे, आगे है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ये हम पार्ट 2 में देखेंगे इस वीडियो के। ओके, पार्ट 2 में देखेंगे हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के सॉइल्स होते हैं।